पिछले क्लास में हम लोग टॉपिक शुरू किए थे प्रपोर्शन, और प्रपोर्शन से कुछ सवाल भी हम लोग बनाए हुए थे पिछले वाले क्लास में। आज हम लोग प्रपोर्शन के अंदर कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे और इसके बाद फिर हमारा आज प्रपोर्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज भी क्लास हमारा जो चलने वाला है वो किसका चलने वाला है, प्रपोर्शन का ही चलेगा। पिछले वाले क्लास में जो कुछ भी पढ़ा था, क्या उसमें कोई दिक्कत आप लोगों को सब कुछ समझ में आया था कि प्रपोर्शन क्या होता है, इसमें सवाल कैसे कैसे आ सकते हैं, है ना। कब कहेंगे कि प्रपोर्शन में है कि नहीं है, कब कहेंगे जब दोनों रेशियो आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, तो हमारा वो प्रपोर्शन में है ना। तो प्रपोर्शन हम लोग किसको कहते हैं हम लोग समझ चुके हैं। अब प्रपोर्शन से रिलेटेड कुछ और सवालों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आज अलग अलग प्रकार का सवाल है जो कि आपके बुक में भी दिया गया है। इसके बाद फिर आपका प्रपोर्शन कंप्लीट समझा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोग चलेंगे अपने यूनिटरी मेथड पे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, बोला गया इसमें इफ 36 इज टू 81 एज, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग कल बताए थे, एज x इज टू 63। इसको एक बार पूरा पढ़ते हैं। इफ 36 इज टू 81 एज x इज टू 63 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब इसमें 1 2 3 4 टर्म है ना, और हमने आपको कहा था कि प्रपोर्शन का जब भी बात होगा तो कितना टर्म रहेगा, 4 टर्म रहेगा, जिसमें से x दिया हुआ है। तो आपको इसमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। चलिए कल हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। और एक्सट्रीम टर्म में हमारा कौन कौन आता था, पहला वाला और आखिरी वाला, यानी कि ए और डी आता था। और मिडिल टर्म में कौन सा आता था, बी और सी आता था। चलिए उसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए हम लोग अपना सवाल बनाएंगे। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन आज का स्टार्ट होता है। तो पहले ध्यान से इसको समझिए, ठीक है। हम लोगों को पता है, अच्छा पहले तो बताइए सवाल क्या है। पहले आपके पास सवाल है 36 इज टू 81 एज x इज टू 63, यही सवाल है ना। इसका मतलब हुआ ये हुआ हमारा ए बी सी और ये हो गया डी। हम लोगों ने कल फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ, कौन सा टर्म बताओ, मिडिल टर्म। वेरी गुड, ये हम लोगों ने कल फॉर्मूला पढ़ा था, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म का मतलब क्या होता था, a इंटू डी, हाँ या ना। और प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म का मतलब b इंटू सी होता था। तो अब जरा बताइए, इसको देखते हुए हमने माना कि ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। तो a और d हमारा कौन सा हुआ, 36 और 63 हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 36 इंटू 63, ओके। उसके बाद b इंटू सी बोला है, तो b हमारा कौन सा हुआ, 81, हाँ या ना बोलो। और c के जगह पे हमारा क्या आएगा, x आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। अब देखो यहाँ पे क्या आप लोग बता सकते हैं कि x हमारा मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, यानी कि जो 81 है ये भी हमारा फिर मल्टीप्लाई में हुआ। इसको हम इक्वल टू को इधर लेकर आ जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, डिवाइड में बदल जाएगा। चलिए तो आप इसको जैसा का तैसा रहने दीजिए, 36 इंटू 63 डिवाइडेड बाई इसको क्या कर दो 81, और इधर हमारा केवल क्या बचा, x बचा। मतलब ये हमारा 81 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड में बन जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए अब बताइए, आप अब बताएंगे कि क्या इसमें आपको लग रहा है कि कुछ कट रहा हो, जरा सोचो। कौन सा कट रहा है बताओ, 81 और 63 कट रहा है आपके हिसाब से। चलिए कटने का तो हमारा 36 भी कट जाएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा एक एक करके काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले आप इसको काटो, 3 से कितने बार में काटोगे, 12 बार में। और इसको 3 से कितने बार में काटोगे, 27 बार में, ठीक है। उसके बाद अब आप इसको फिर से काटोगे। अच्छा ज़्यादा यहाँ पे गंदा हो जाएगा फिर, है ना, नीचे लिख जाओ 12 इंटू 63 बाई 27। यहाँ भी काट सकते हैं लेकिन गंदा लगने लगेगा, तो आप यहाँ पे काट लो, है ना। अभी भी ये 12 3 से कटेगा कितने बार में, और ये 3 से कितने बार में, 9 बार में। अब 9 और 63 तो अब सीधा सीधा करता है, 9 1 जा 9 और 9 के डबल में 63 कितने बार में, 7 बार में। तो अब आपके पास केवल क्या बचा बताइए, 4 इंटू 7। 9 कहाँ बचा है भाई, केवल 4 इंटू 7 ना। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ
28 बराबर x, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 28 आ गया। तो यहाँ पे आपका कौन सा वैल्यू आना चाहिए 28 आना चाहिए। बस इसी तरीके से निकालना है इसका आंसर। तो इसका आंसर जो आप निकालेंगे वो फॉर्मूला के ऊपर निकालेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, a इंटू डी इक्वल्स टू बी इंटू सी, यही होता है ना। इसको हमने सॉल्व किया, हमारे सामने x का वैल्यू आ गया। आगे बढ़े हम लोग। क्या इसमें कोई दिक्कत होगा आप लोगों को? आसान सवाल था ना। चलिए, ये हो गया हमारा पहला सवाल कंप्लीट। क्या दूसरा सवाल उसी तरीके से नहीं बनेगा? बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। इसमें क्या है, x यहाँ पे था हमारा थर्ड टर्म पे, x हमारे सर पहले दे दिया, क्या फर्क पड़ता है, बनना तो इसी तरीके से है। क्या ये वाला मिटा दें? जल्दी से लिख लीजिए इसको, जल्दी जल्दी करिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। सॉल्यूशन नंबर 2 में आइए। सॉल्यूशन नंबर 2 में जो वैल्यू दिया गया आपके पास वो है x इज टू 92 एज 87 इज टू 116। फॉर्मूला तो हमारा ही सेम रहेगा, हम केवल ये नीचे वाला मिटाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे ये सब चीज। तो अब बताइए आप, यहाँ पे हमारा a इंटू डी क्या हो जाएगा, a हमारा है x और d हमारा क्या हो जाएगा 116 हो जाएगा। तो x इंटू 116 लिख सकते हैं हम, और b इंटू सी क्या होगा बताओ 92 इंटू 87, यही होगा ना। चलिए, अब आपको वैल्यू निकालना किसका, पहले ये बताइए, x का निकालना है। और बताओ ये 116 हमारा किस में है, अभी मल्टीप्लाई में है, इधर भेज देंगे इक्वल टू के, तो किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो x को आप इधर ही रखो, ये हमारा 92 इंटू 87 है, और नीचे का तो क्या बन जाएगा 116 बन जाएगा। क्या है बात समझ में आ रहा है आपको? 92 इंटू 87 हमने इसको इधर देख लो, पहले उसको हमने जैसा कहते ऐसा रखा, 116 हमारा मल्टीप्लाई में धरा गया, तो ये हमारा हो गया डिवाइड में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको काटने का काम करना है। चलिए देखिए जरा ध्यान से, अब आप लोग बताएंगे, हम तो नहीं बताने वाले हैं। आप बताइए किसको किससे काटोगे आप? 116 को 92 से। चले कितने बार में कटेगा? चलो पहले इसको ना हम लोग 2 से काट लेते हैं ना, ताकि हमारा वैल्यू छोटा हो जाए। 46 बार में देख लेते हैं एक मिनट, 2 से तो ये कटेगा ना पहले, तो 2 से एक मिनट जाओ, 40 और 6, हाँ, और ये 2 से कितना हो जाएगा 5 और 4, एक मिनट 5 बार में 10, 8 ना, पिटाओगे, गलत बता रहे हो। चलिए उसके बाद फिर अभी और कटेगा 2 से, ये 2 से कटेगा कितने बार में 23 बार में, और ये 2 से कट जाएगा कितने बार में 29 बार में। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए पहले इतना लिख लेते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा आपको कंफ्यूज ये कर सकता है। तो 23 इंटू 87 हुआ, नीचे में केवल क्या बचा आपके पास 29 बचा। समझ में आ रही है बात? और हमको लग रहा है कि पूरा पूरा कट जाएगा 3 बार में। हाँ बिल्कुल, कितने बार में कट गया ये 3 बार में कट गया। तो आपके पास केवल क्या बचा x इक्वल्स टू 23 इंटू 3, तो x इक्वल्स टू इसको मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया 69। तो बताइए यहाँ पे हमारा वो कौन सा वैल्यू होना चाहिए, x के जगह पर 69 होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आया आपको? आगे बढ़े हम लोग। चलो, तो जब भी आपके सामने 4 टर्म दिया हुआ रहे, जिसमें से 3 का वैल्यू आपको पता है, चौथा वाला मिसिंग रहे, तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट करके इसको बनाएंगे, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है हमेशा कि x को आप x का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर या उधर से इधर आएगा, तो किस में चेंज हो जाएगा डिवाइड में। कोई बस आपको ध्यान रखना है, बाकी तो आपका ये बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है पहले एक बार समझिए ध्यान से, ठीक है।
देखिए इन अ प्रपोर्शन द फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ टर्म आर 51, 68 एंड 108 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द थर्ड टर्म, मतलब कि आपके पास एक प्रपोर्शन है और प्रपोर्शन में कितना टर्म होना चाहिए, 4 टर्म होना चाहिए, जिसमें से 3 ही दिया हुआ है, आपको एक और निकालना है, जिसमें से पहला दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है और चौथा दिया हुआ है। कौन सा निकालना है आपको, फिर तीसरा निकालना है। तो क्या आपको तीसरा पता है, नहीं पता है, तो क्या मान लेंगे उसको, x मान लेंगे, है ना। तो आपके सामने जो आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। देखो पहला वाला है कितना बताओ, 51 एज 2, दूसरा वाला कितना है 68 एज, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं। क्या तीसरा वाला दिया हुआ है आपको, नहीं, वो तो निकालना, तो क्या मान लेंगे x एज 2, चौथा क्या था 108। इसको लिखने का तरीका ये होगा हमारा। हमने कैसे लगाया अनुमान, अच्छा पहला दिया हुआ है तो पहला हमने लिखा, दूसरा दिया है दूसरा भी हमने लिख दिया, लेकिन इसके बगल बीच में हमने कैसा साइन दिया, एज 2 का दिया। उसके बाद थर्ड टर्म निकालना वो हमको नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया उसको, वहां पे x मान लिया, और चौथा तो दिया ही हुआ था। अब बोला गया है कि ये सब प्रपोर्शन है, तो थर्ड टर्म निकालिए, यानी कि थर्ड टर्म के रूप में आप क्या निकालेंगे, बस x का वैल्यू निकालेंगे, बस सिंपल। तो चलिए निकालते हैं। इसके लिए भी आप क्या लगाओगे, फॉर्मूला सेम लगाएंगे फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला हम एक बार दोबारा यहाँ पे लिख देते हैं, हालांकि अब आपको याद हो जाना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। ये मिडिल टर्म्स लिखा हुआ है, ओके। चलिए क्या होता है भाई, a इंटू डी और b इंटू सी। तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा a और d कौन सा है बताइए, 51 और 108, वेरी गुड। उसके बाद b और इंटू सी, तो 68 है हमारा b और c हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या ये सवाल अब हमारा पहला और दूसरा की तरह नहीं बन गया, बस अब आपको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है अब ये 51 इंटू 108 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 68। क्यों, क्योंकि ये 68 हमारा x के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल टू को इधर आएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा काटने का काम कर लेते हैं, ठीक है। पहले आप इसको 2 से काटो, 2 से काटोगे कितने बार में, 34 बार में। हाँ, इसको 2 से काटोगे कितने बार में, 54 बार में। अब ये और कटेगा, इसको 2 से काट लो 27 बार में, और इसको 2 से काट लो 17, ठीक है। चलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको ना हो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे अलग कर देते हैं। 51 इंटू 27 ऊपर में बचा, नीचे में केवल 17 बचा, ये बचा ना। अब आपको पता है कि 17 के टेबल में 51 डायरेक्टली आता है, कितने बार में, 3 बार में, तो ये 3 बार में कट गया। तो अब आपके सामने केवल वैल्यू क्या दिख रहा है, 3 इंटू 27 बराबर x। इसका मतलब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 27 इंटू 3 कर लो, कितना हो गया 81 बराबर x। यही हो गया x का वैल्यू। तो इसमें जो बोला गया था कि थर्ड टर्म निकालो, और थर्ड टर्म के जगह पे हमने माना था x, इसका मतलब थर्ड टर्म के जगह पे हमारा कौन सा वैल्यू आएगा, 81 आएगा। हो गया, सिंपल है ना। चलिए इसी तरीके से आपको ये वाला भी बनाना है। इसमें देखो क्या बोला गया है, समझिए पहले। द फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स ऑफ अ प्रपोर्शन आर 12, 8 एंड 14 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द सेकंड टर्म। इसमें आपको कौन सा निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है। तो सवाल हम रहने देते हैं, कुछ कुछ चीज इसमें हम बस मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो हमारा इसमें जो दिया हुआ है वो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा बताओ, फर्स्ट टर्म इसमें हो जाएगा कितना है, 12, तो फर्स्ट टर्म 12 हो जाएगा। सेकंड निकालना है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बताओ, x लिख देंगे। और थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है और फोर्थ टर्म कितना दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है 8 और फोर्थ टर्म दिया हुआ है 14। क्या अब ये सवाल आपका बन गया, बस। मतलब पहला टर्म दिया हुआ है, दूसरा टर्म नहीं दिया हुआ है, तो हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। थर्ड टर्म दिया हुआ है, चौथा भी दिया हुआ है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। और फॉर्मूला में क्या कुछ बदलाव होगा, नहीं, बस इसके वैल्यू में बदलाव होगा, तो बस वैल्यू मिटा देते हैं, है ना। वैल्यू कहाँ से मिटाएंगे, यहाँ से, क्योंकि इसके जगह पे वैल्यू तो आपको दूसरा लिखना पड़ेगा ना। फॉर्मूला सेम चलेगा लेकिन वैल्यू सेम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका अलग है, क्वेश्चन अलग है, वैल्यू अलग है, तो कैसे सेम लिखोगे आप। चले बताइए, इसमें a और d कौन है, a है 12 और d है 14, और b क्या है इसमें आपका x, c क्या है
8। समझ रहे बात को? ये हो गया ए, ये A B C D, उसी तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया है। ठीक है, अब देखो ये 12 है इंटू 14 है। आपको पता है ये 8 हमारा मल्टीप्लाई में भी है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? डिवाइड में बन जाएगा। तो इधर क्या नहीं बचा, केवल x। अब आप इसको काटो आराम से, जैसे इसको 4 से काट लो 2 बार में, और इसको 4 से काट लो 3 बार में। सिंपल है ना? सिंपल। फिर इसको 2 से 1 बार में, और ये 7। कितना है आपके पास? ऊपर में 3 इंटू 7, नीचे में कुछ बचा? नहीं बचा। तो 3 इंटू 7 बराबर x। तो ये हो गया 21 बराबर x। बस यही निकालना था आपको। इसका मतलब हो गया कि जो सेकंड टर्म के जगह पर हमने x माना है वहां पे क्या आना चाहिए? 21 आना चाहिए। बस इसी तरीके से बनाना है इस सवाल को, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 की ओर आते हैं हम लोग। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये वाला मिटा दें। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी जल्दी से इसको फटाफट लिखते चलिए। सॉल्यूशन 4 कर लीजिए, इसको मिटा दें। चलिए, तो देख रहे हैं एक ही फॉर्मूला से कितना सारा सवाल हमारा बन जा रहा है, बन रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 को बताने से पहले हम आपको एक नोट लिखवाना चाह रहे हैं, और ये नोट जहां पे भी आप बनाए हैं उसी के जस्ट नीचे लिखिए, फिर सवाल नंबर 5 बनाएंगे आप। ठीक है, तो पहले नोट लिखिए। नोट है आपका कंटिन्यूड प्रपोर्शन का, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कंटिन्यूड प्रपोर्शन में क्या होता है जरा समझ लीजिए। इसमें ना आपका A इज टू B एज B इज टू C होता है, यही आपको ध्यान में रखना है। मतलब इसमें 4 टर्म नहीं होते हैं। इसमें कितने टर्म होते हैं? होगा तो 4 टर्म ही, लेकिन 2 टर्म इसमें क्या होगा? सेम होगा। कौन कौन सा? दूसरा और तीसरा हमेशा। हाँ, मिडिल टर्म आपका इसमें हमेशा सेम रहने वाला है। समझिए ध्यान से। अभी आपने पढ़ा था कि प्रपोर्शन में कितने टर्म होने चाहिए? 4 टर्म होने चाहिए। 4 टर्म तो इसमें भी है, 1 2 3 4, लेकिन इसमें जो दूसरा वाला टर्म है वो और तीसरा वाला दोनों क्या है? सेम होता है। तो जब भी आपसे कोई बोले कि बताओ कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? होंगे 4 टर्म ही। कितने टर्म होंगे? 4 टर्म होंगे, लेकिन सेम कौन सा होगा? दूसरा और तीसरा। समझ रहे बात को? चलिए, अब चूंकि अब आपको समझ में आ गया है, यही था हमारा नोट कंटिन्यूड प्रपोर्शन का। अब आप इसके सवाल के ऊपर आइए, देखिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में भी ये दोनों रेशियो और ये दोनों रेशियो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होंगे। ठीक है ना? चलिए अब इसके सवाल पे आइए। सॉल्यूशन नंबर 5 क्या बोला गया है, पहले आप इसको समझिए। पहले बोला गया है सो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। आपको बताना है कि ये वाला और ये वाला किस में है? कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। तो इसमें जरा देखा जाए ध्यान से, तो कितना टर्म है? 1 2 3 ही टर्म है। तो क्या इसका चौथा टर्म अपने से नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। देखो, ये पहला टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, तो तीसरा टर्म भी क्या होगा? 60 ही होगा। इसका मतलब ये क्या है? आपका चौथा टर्म है। मतलब देखो यहाँ पहले लिखा क्या है, पहले वो देख लो। लिखा है आपके सामने 48 60 और क्या है? 75 है ना। हमने आपको कहा था अभी किसमें जो दूसरा और तीसरा टर्म होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो इसमें पहला टर्म तो हमारा ये हुआ, फिर दूसरा कौन सा हुआ? 60। अब जब दूसरा 60 है तो तीसरा भी क्या होगा? 60 ही होगा। इसका मतलब 75 जो दिया हुआ है वो कौन सा टर्म है? फोर्थ टर्म है। बस हो गया, सिंपल। तो आपको क्या करना है इसमें कर देना है 48 इज टू 60 एज 60 इज टू 75। अब जरा देखो तो क्या यही सेम चीज हमारा ये मैच नहीं किया? जल्दी बताओ। यानी कि इसमें भी दूसरा और तीसरा टर्म सेम हमने लिखा है, यहाँ पे भी हमने क्या लिखा? दूसरा और तीसरा सेम लिख दिया, यानी कि 60 60। अब क्या ये बन गया आपका सवाल? नहीं। अब इसको दोनों तरफ सॉल्व करके बताओ कि दोनों सही है कि नहीं। मतलब कि इधर का रेशियो और इधर का रेशियो दोनों सेम आ गया, तभी कहलाएगा ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। यदि सेम नहीं आया तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में नहीं है। इतना करके नहीं छोड़ेंगे केवल आप, ठीक है? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करिए, इसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये 48 इज टू 60 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 48/60 लिख सकते हैं।
उसी प्रकार से ये हमारा 60:75 है, तो 60/75 लिख सकते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग कुछ कट आउट कर लेते हैं। इसको आप काटोगे 2 से तो कितने बार में 24, 2 से 23, फिर 2 से करोगे 12, फिर 2 से करोगे 15, फिर 3 से करोगे 4 और 3 से करोगे 5। कितना आया आपका बताओ? 4/5 आया। इधर भी कितना आना चाहिए? 4/5 ही आना चाहिए। यदि आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है। देख लेते हैं। इसको 2 से काटोगे 3, इसको सॉरी ये तो 2 से कटेगा ही नहीं, सॉरी माय मिस्टेक। 60/75 ये 5 से कटना चाहिए, 5 से नहीं तो फिर आप इसको 3 से भी काट सकते हैं। चलिए पहले 3 से काटते हैं, ठीक है। 3 से काटोगे कितना आएगा? 20। 3 से काटोगे कितना आएगा? 25, ठीक है। अब इसको 5 से काटोगे 4 और 5 से काटोगे 5, कितना है बताओ? आंसर बताओ इसका जल्दी। 4/5। अब देखो इसका भी 4/5 और इसका भी 4/5। इसका मतलब ये जो दिया हुआ है सवाल ये किस में है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो अब यहाँ पे आप लिख देंगे कि हैंस 48, 60 एंड 75 आर इन, क्या लिखोगे? आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जो आपको एक बात ध्यान रखना है वो ये कि दूसरा और तीसरा टर्म क्या होता है? इसका सेम होता है, ठीक है। उस इतना कर देने के बाद आपको दोनों तरफ बराबर आंसर लाना पड़ेगा। यदि दोनों तरफ आंसर बराबर आ गया इसका मतलब आपका ये जो दिया हुआ वैल्यू वो वाकई में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए इसका सेकंड वाला भी देख लेते हैं। मिटा दिए वाला? अच्छा ऑनलाइन में बच्चे इसको जल्दी सब लोग लिखिए। चलिए इसका सेकंड देखिए। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का नोट अभी नहीं मिटा रहे हैं, इसको दोबारा मत लिखिएगा। आपने एक बार लिख लिया बस, हम अभी बस नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि हम अभी आपको समझाना चाह रहे हैं। इसका सेकंड नंबर देखिए। इसका सेकंड नंबर है 36, 90 और 225। पहले तो इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखिए, यानी कि इस फॉर्म के रूप में। तो बताइए कृष्णा, इसको यदि आप कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप बताइए? 36:90 as 90। वेरी गुड। इसका मतलब अब आप इसको देखेंगे तो ये चीज हमारे इस रूप में आ गया ना? बिल्कुल आ गया। बस ये आपको मैच करना है कि दूसरा और तीसरा टर्म क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए बस। अब क्या आपका सवाल बन गया? नहीं, अभी आपको दोनों तरफ का रेशियो क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। ये हमारा क्या हो सकता है? 36/90 और ये क्या हो सकता है? 90/225, यही हो सकता है ना? चलिए जरा इसको काटा जाए। देखो इसको आप काटोगे 2 से 18, 2 से 45, ठीक है। उसके बाद अब ये 2 से कटने वाला है नहीं तो 3 से काटिए। ये 6 और ये 3 से कितने बार में? 15, ठीक है। अभी भी ये कटेगा किससे? 3 से, और ये 3 से 2 और ये 3 से 5। कितना है आंसर बताइए? 2 और 5 यानी कि 2/5। इसका भी कितना आना चाहिए? 2/5 आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं। चलिए इसको अब काटो आप। चलिए पहले 3 से काटते हैं, ठीक है ना। 3 से काटोगे 30, इसको 3 से काटोगे 75, ओके। अभी भी कटेगा 3 से, 3 से कटेगा ये 10 और ये 3 से कटेगा कितना? 25। अब 5 से काटो 2/5 आया। इसका मतलब इधर भी 2/5 और इधर भी 2/5। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर दिया हुआ था वो किस में है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब हो गया हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि हैंस 36, 90 एंड 225 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। बस हो गया, ऐसे ही इसको बनाना होता है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का सवाल कैसे बनेगा ये आपको अब पता मेरे हिसाब से लग गया होगा। आगे बढ़े हम लोग। चल जल्दी से उसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 की ओर आगे बढ़ा जाए।
इसमें बोला गया फिल इन द बॉक्सेस सो दैट द 3 नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या था ना, आपके सामने 3 नंबर दिया हुआ था, आपने ये पता किया ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 ही नंबर दिया हुआ है हर किसी में, तीसरा नंबर आपको पता करना पड़ेगा। पता करेंगे करेंगे बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहले इसको हम मिटा देते हैं एक बार, फिर आगे देखते हैं कि ये कैसे बनता है। हर प्रकार का सवाल हम आपको इसलिए बनवा रहे हैं ताकि आप अपने बुक के सवालों को आसानी से टच कर सकें। चलिए पहले इसका देखिए, सॉल्यूशन नंबर 6 का फर्स्ट पहला क्या है बताओ, 6, 18 और उसके बाद फिर ये बॉक्स है, ठीक है। तो पहले तो मेरे बात को आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में पहले इसको लाइए, तो कैसे लाओगे आप, A/B एज B/C। तो ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, तो तीसरा भी क्या होगा, 18 ही होगा। इसका मतलब ये जो बॉक्स है वो कितने नंबर पे आ जाएगा, चौथे नंबर पे आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसको आप यदि पहले कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के रूप में लिखना चाहोगे तो ये 6:18 होगा, एज 18:2 क्या हो जाएगा, ये बॉक्स हो जाएगा। हाँ चलिए मान लीजिए, वेरी गुड, आप इसको x मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। मतलब अब आपको क्या निकालना है बताओ, x का वैल्यू निकालना है। अच्छा, क्या ये सवाल हमारा अब पहला जैसा नहीं बन गया, देखो हाँ या ना। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा x का वैल्यू। x का वैल्यू एक बार निकल जाएगा, फिर आपको बताना पड़ेगा ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, दोनों तरफ सॉल्व करके। पहले x का वैल्यू निकालते हैं। चलिए x का वैल्यू यदि निकालना है आपको, तो पता है आपको क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, करना पड़ेगा इतना आपको। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं। देखो फॉर्मूला हम बार बार क्यों लिख रहे हैं, ताकि आपको लिखते लिखते याद हो जाए, और उतना कुछ हार्ड है नहीं, फॉर्मूला सिंपल है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, ठीक है। और क्या होता था बताओ, a इंटू डी इक्वल्स टू b इंटू सी, यही होता था ना। तो इस हिसाब से हमारा ये हुआ a b c और ये हो गया d, a b c और ये हमारा क्या हो गया, अरे d, समझ रहे बात को। तो अब आप जरा देखो कि a और d हमारा क्या हुआ, a तो हो गया हमारा 6 और d हमारा क्या हो गया x। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। अगला b हमारा क्या हो गया बताओ, 18 इंटू सी हमारा कौन सा हो गया 18, ये भी 18 ही होगा। अच्छा यहाँ पे ना b और c दोनों का आंसर सेम क्यों आया वैल्यू, बिल्कुल क्योंकि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, और कंटिन्यूड में b और c क्या होता है हमेशा हमारा सेम ही तो होता है, ठीक है ना। तो इसको हमने ऐसे किया। अब आपको पता है हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट में अभी तुरंत किए थे हम लोग, x को इधर रहने देंगे, 18 इंटू 18 है, डिवाइड में क्या आएगा बताओ 6 आ जाएगा, क्योंकि हमारा 6 किस में था अभी, मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू उधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, डिवाइड में बदल जाएगा। अब आपको पता है कि 6 3 क्या होता है 18, तो x का वैल्यू कितना आया, x इक्वल्स टू 18 इंटू 3, तो x इक्वल्स टू 54, बस x का वैल्यू आ गया 54। अभी आपका आंसर नहीं पूरा बना है, आपने अभी फिलहाल इस बॉक्स को भरा है बस, समझ रहे बात को। अब आप ये पता करो कि ये वाकई में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। इसका मतलब अब यहाँ पे हमारा x की जगह पे क्या आ सकता है बताओ, 54 आ सकता है कि नहीं। मतलब आपके सामने सवाल ये था, पहले आपने इसको किस में चेंज किया, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो ये हमारा जो x है वो किस टर्म पे आ गया, चौथे वाले पे आ गया। अभी आपने क्या निकाला, x का वैल्यू निकाल लिया। अब आपके पास ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, तो अब इसको आप पता करोगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो कैसे पता करोगे, ये होना चाहिए किसके बराबर, इसके बराबर होना चाहिए। चलिए करते हैं। उसके बाद आप इधर लिख लीजिएगा, उधर जगह नहीं है हमारे पास, मतलब इसके नीचे यहाँ पे लिखिए, मेरे पास जगह नहीं है तो यहाँ पे कर देते हैं। तो अब क्या होगा बताओ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6:18, 6:18, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 6/18 बनेगा। इसको काटोगे तो क्या बनेगा 1/,
1/3 बन जाएगा। दूसरा क्या था बताओ, 18:, क्या अभी भी x लिखेंगे या 54 लिखेंगे? अब 54 लिखेंगे। ओके, तो इसको हम 18/54 कर सकते हैं, बोलो। अब 18 के टेबल में तो सीधा करता है एक बार में, और ये 3 बार में, तो कितना आ गया? 1/3 आ गया। देखो ये भी 1/3 और ये भी 1/3, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है ये हमारा किस में है? कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। कोई दिक्कत? चले, तो अब यहाँ पे आप नीचे एक लास्ट लाइन लिख देंगे कि हैंस ये चीज लिखेंगे। अब आप 6, 18 और 54। अच्छा, अब हम ये वाला लिखेंगे या ऊपर वाला लिखेंगे? ऊपर वाला। तो बॉक्स की जगह पे आप क्या लिखोगे? आप 54 लिखोगे, क्योंकि हमको पता चल चुका बॉक्स में क्या आने वाला है। तो 6, 18 और 54 आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। बस अब जाकर आपका ये सवाल पूरा कंप्लीट हुआ है। क्या इसमें कोई दिक्कत? इसी प्रकार से क्या आप ये वाला बना लोगे? ये वाला बन जाएगा, ये वाला भी बन जाएगा। हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते बस, मतलब इसी तरीके से आप इसको भी बनाएंगे, इसको भी और इसको भी। थोड़ा सा बस आपको हिंट दे देते हैं, ठीक है? इसको मिटा देते हैं, पहले मिटा दें। चलो देख लो कितना जगह में ये बना है, उतना ही जगह के लिए, इतना ही जगह आप 3 क्वेश्चन के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है? ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी, एक सवाल हमने बताया है, 3 सवाल आपको खुद से बनाना है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा भी हिंट दे देते हैं। ये वाला और ये दूसरा, तीसरा, चौथा आपको बनाना है, ठीक है? हाँ छोड़ दीजिए। सबसे पहले तो आप किस में चेंज करोगे? कंटिन्यूड प्रपोर्शन में, है ना? तो चलिए इसका सेकंड कैसा होगा बताओ। इसका सेकंड है 25, 20 और ये बॉक्स है। तो पहले तो बताइए इसका कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या बनेगा? 25:20 एज 20:बॉक्स। यहाँ पे एक्स मान लो, हो गया। अब आप क्या करेंगे? एक्स का वैल्यू निकालेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। एक्स का वैल्यू जब एक बार निकल जाएगा तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है कि नहीं है कैसे पता करोगे? ये इसका वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर होना चाहिए। यदि बराबर है तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, बराबर नहीं है तो नहीं है, ठीक है? उसी प्रकार से इसका थर्ड में क्या बनाओगे? बनाना है आपको, बस हम आपको हिंट दे रहे हैं, ठीक है? थर्ड में है, अच्छा थर्ड में तो पहला ही बॉक्स है, क्या घबरा जाएंगे पहले देख के? नहीं, बिल्कुल नहीं घबराइए। चलिए अब इसका पहले कंटिन्यूड प्रपोर्शन बनाओ आप। चूंकि ये पहला वाला है तो इसको आप क्या मान लोगे? एक्स मान लोगे। एज 2, सेकेंड कौन सा होगा आपका? 32 एज 32 एज 64 हो तो गया। ये हमारा पहला वाला था, दूसरा वाला है, और दूसरा वाला के जैसा कौन होता है? तीसरा वाला। ये दूसरा और ये तीसरा देखो सेम हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ ना। अब आपके पास फॉर्मूला फिर से वही है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। इसका वैल्यू निकालिए। अब जब एक बार निकल जाएगा तो फिर उसको कंटिन्यू प्रोपोर्शन में चेक कर लीजिए। और चौथा वाला बताइए जरा। चौथा वाला भी सेम है, पहले ही बॉक्स दिया हुआ है, फिर 60 है और फिर 45 है। देख लीजिए एक बार जल्दी, है ना? तो इसको कैसे करोगे? पहले तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में लिखो इसको। आप इसको कंटिन्यू प्रोपोर्शन में क्या मान लेंगे? एक्स एज टू 60 एज, बताओ जल्दी, 60 एज टू 45। क्या ये बात समझ में आया आपको? अब इसको भी आप सेम फॉर्मूला से बनाएंगे। तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा एक बार। हमने पहला क्वेश्चन बनाया है ना, उसी तरीके से ये बनेगा। हिंट आप इसको लिख सकते हैं, हो जाएगा। चलो इतना हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। मतलब ये वाला क्वेश्चन HW है आपका, ये वाला भी HW है और ये वाला भी आपका HW है। इतना आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है? हिंट हमने यहाँ पे आपको दिया है। आगे बढ़ा जाए ये वाला। चलो इस वाले सवाल पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या कहता है पहले देखिए यहाँ पे। 7 का फर्स्ट देखो क्या बोल रहा है, है ना, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ प्रपोर्शन। ये प्रपोर्शन लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। यदि उधर नहीं दिख रहा हो, यदि उधर नहीं दिख रहा हो तो आप समझ जाइए ये प्रपोर्शन लिखा हुआ है, ठीक है? बोला जा रहा है कि बताओ 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर एंड 40 रुपीज इज टू 60 रुपीज, क्या ये प्रपोर्शन में है?
पहली बात तो आप इसका क्या करोगे, यूनिट सेम करोगे। हर रेशियो का देखो, ये अलग रेशियो है और ये अलग रेशियो है, तो इस रेशियो का पहले देखो क्या यूनिट सेम है, नहीं है। ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में क्या यूनिट सेम हुआ, नहीं हुआ। पहले चेंज करेंगे। क्या इसमें भी चेंज करने की जरूरत है, नहीं, तो पहले से चेंज है, तो चेंज करने की जरूरत किसको है, इसको है, तो चेंज करिए। क्या लिखा हुआ है, 25:1 मीटर। अब आपको पता है कि यदि हमारा यहाँ पे 25 है, अच्छा सॉरी एक मिनट 25 सेंटीमीटर/1 मीटर है। अब आप इसको चाहो तो सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज कर सकते हैं, मीटर है तो सेंटीमीटर में कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको क्या बोला था याद करो, हमेशा मल्टीप्लाई वाला काम करेंगे इसमें। तो यदि आप इसको चेंज करना चाहेंगे तो किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में, तभी जाकर आपका वो मीटर किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो सेंटीमीटर तो पहले से रहेगा सेंटीमीटर में, इसमें कुछ नहीं करना है। अब आप बताइए ये 1 मीटर में आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि वो सेंटीमीटर में चेंज हो जाए। जब आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। तो 1 × 100 करोगे तो ऑटोमेटिकली कितना बन जाएगा, 100 सेंटीमीटर। मतलब ये हो गया 25 सेंटीमीटर/100 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आया आपको, मतलब हमने क्या किया है, हमारे पास दिया हुआ था 25 सेंटीमीटर/1 मीटर, तो हमने इसको क्या कर लिया, यूनिट सेम करने के लिए मीटर को किस में चेंज कर लिया, सेंटीमीटर में। अब ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है। अब आप इसको सॉल्व करिए, क्या लिखोगे आप, 25/100 ही लिखेंगे ना आप, ये हो जाएगा कितना, 1/4, क्योंकि 25 के टेबल में 100 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है, तो ये हो गया इसका आंसर 1/4। अब इधर का भी कितना आना चाहिए, 1/4 आना चाहिए। अच्छा इसमें भी क्या कुछ चेंज करने की जरूरत है, नहीं, ये तो पहले से चेंज है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, आपके सामने दिया हुआ है ₹40 = ₹160। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि आप 40/160 कर दीजिए, है कि नहीं। और 40 के टेबल में 160 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है, तो इसका भी कितना आ गया आंसर, 1/4 आ गया। बस इसका मतलब हो गया कि हाँ, दिया हुआ जो सवाल था वो एक प्रपोर्शन फॉर्म करता है। कोई दिक्कत, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस गिवन रेशियोज, लास्ट में लिख दीजिएगा, गिवन रेशियोज फॉर्म्स अ प्रपोर्शन। गिवन रेशियोज फॉर्म्स अ प्रपोर्शन, बस हो गया। तो ऐसे पता करना था आपको, इसमें समझ के बात को। तो जब भी आपको इस प्रकार का सवाल मिले कि बताओ वो प्रपोर्शन में है कि नहीं है, तो पहले आप देखो यूनिट सेम है कि नहीं। यदि यूनिट सेम है तब तो बढ़िया है। कुछ जैसे आपका वो रुपीज वाला था, हमने उसमें कुछ नहीं किया क्योंकि पहले से सेम है। इसमें हमारा सेम नहीं था तो हम पहले क्या करेंगे, सेम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अगला वाला बताओ जरा, अब आप लोग बताओ सॉल्यूशन। इसका सेकंड नंबर देखो, ये ना लीटर है, ये भी लीटर है, क्या चेंज करने की जरूरत है, नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये भी बोतल है और ये भी बोतल है, क्या चेंज करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आप करोगे इसमें 39 लीटर्स = 65 लीटर्स, पहला तो यही है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 39/65 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। चलिए अब आप बताओ ये किससे कटने वाला है, 3 से ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। हाँ ये डायरेक्टली 13 से कटता हुआ दिख रहा है। हाँ 13 से 3 बार में, 13 से 5 बार में, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3/5। इसका भी कितना आना चाहिए, उतना ही आना चाहिए। तो 6 बॉटल्स है = 10 बॉटल्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 6/10, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप इसको 2 से काटोगे तो 3 बार में, 2 से काटोगे तो 5 बार में, कितना आया, 3/5 आया। इसका मतलब ये भी आपका 3/5 है। और लास्ट नीचे में लिख देंगे क्या, आप एक लाइन, हैंस गिवन रेशियोज, हैंस गिवन रेशियोज फॉर्म्स अ प्रपोर्शन। बस हो गया आपका सवाल यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेंज करना है। अच्छा ये सवाल हमारा अभी सेंटीमीटर वाला था, मीटर वाला है, रुपीज वाला है, बॉटल वाला है, लीटर वाला है, क्या हमेशा ऐसा ही मिलेगा, नहीं।
किलोग्राम वाला भी आ सकता है, किलोमीटर वाला भी आ सकता है ना, ये सब भी आ सकता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। पैसे वाला भी आ सकता है, सब कुछ ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए इसका फाइनल स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपनी कॉपी में जल्दी से मेंशन कर दीजिए। आप लोग भी और ऑनलाइन बोले बच्चे आप लोग भी कोशिश करिएगा कि ये और ये होमवर्क है आपका बना लिया जाए, ठीक है। चलिए आज की क्लास में हमने पूरी तरीके से प्रपोर्शन का जो बचा हुआ सवाल था वो हमारा कंप्लीट हुआ। अगला वाला क्लास यानी कि कल हमारा होगा यूनिटरी मेथड का, और ये चैप्टर का सबसे बोल क्या है, लास्ट टॉपिक है। यूनिटरी मेथड चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, तो इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में यानी कि कल कर लेंगे। कहीं पर डाउट रहे तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में यानी कि कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।